सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएं और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो आज हमारा टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स एक मेन कंपोनेंट है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे रिगार्डिंग कंडक्टर इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होता है, हमें पता है कंडक्टर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं। वो क्या होते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। वो क्या होते हैं इंसुलेटर्स। अच्छा, कंडक्टर्स के पास ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स या फिर अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक जो उनकी वैलेंस शेल होती है उसमें मोस्टली जो उनके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वैल्यू। तो जब उनके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ लेस देन हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैलेंस शेल में, तो जो उनके पास इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। अब उनको क्या चाहिए, वो वाले इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो वो क्या कर देंगे, करंट को पास कर देंगे अपने अंदर से। ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट केस होता है किसके साथ, इंसुलेटर्स के साथ। इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो उनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली एक टाइटली बाउंड होते हैं किससे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनके बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो उस वाले केस में क्या होगा, वो करंट अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे। तो ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस इसका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपने डाइलेक्ट्रिक्स को। अब देखो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के इसी बिहेवियर पे हम क्या चीज ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पहला, कंडक्टर्स कभी भी अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देंगे। ठीक है, उनके पास कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा, सारे इंसुलेटर एक जैसे थोड़ी ना होंगे। तो जो इंसुलेटर्स अपने अंदर से करंट तो पास नहीं होने देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे बाहर से या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे बाहर से, अगर ऐसा करने पर वो अपने सरफेस के ऊपर चार्ज को बना पाते हैं। मतलब जो उनके अंदर थोड़े बहुत माइन्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जो भी बहुत हल्के से लाइटली बाउंडेड होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कहाँ जाएंगे, सरफेस पे। अगर वो इंसुलेटर्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, आप अब समझ जाओगे। डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम। अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर द इंसुलेटर्स। ठीक है भाई। बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे डेवलप चार्ज ऑन देयर सरफेस। अगर उनमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो उसमें क्या बन जाएगा, उनका खुद का एक चार्ज बन जाएगा उनकी सरफेस के ऊपर। तो ऐसे इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे अपने सरफेस के ऊपर चार्ज डेवलप कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द एक कंपोनेंट है किसका, इंसुलेटर्स का। और वो प्योर इंसुलेटर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्योर इंसुलेटर कौन सा होता है, ना तो वो चार्ज बनाएंगे अपने सरफेस पे, ना ही वो करंट को पास करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स कभी भी अपने अंदर से करंट को पास तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने सरफेस के ऊपर क्या बना लेंगे, चार्ज। तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो इससे नेक्स्ट वाले जो इसे नेक्स्ट वाले हमारा सेक्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी कंडक्टर्स या फिर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसके अंदर रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में क्या, स्ट्रक्चर तो नहीं बोलूंगा, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या चेंज आएगा, चार्जेस में क्या चेंज आएगा। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स है या फिर जो हमारे कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स को जब हम इंसुलेटर्स को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके पास फ्री आयंस नहीं होते या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। तो हम दोनों ही केस में पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने कंडक्टर और मेरे पास एक इंसुलेटर है, इनको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमारे पास एक तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ क्या सारा नेगेटिव चार्ज, तो उसमें क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये तो बहुत क्लियर सी बात थी। अगर हम सबसे पहले अपने कंडक्टर वाले केस के बारे में बात करें, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब हम क्या मान के चलते हैं कि मान लीजिए सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अगर ये सारा पॉजिटिव चार्ज है और कंडक्टर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज है, तो इससे क्या होगा, सारा पॉजिटिव इस सारे नेगेटिव को क्या कर लेगा, इसके अपनी तरफ ले आएगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और ये सारा नेगेटिव इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव थे इसको अपनी तरफ ले आएगा। तो सिचुएशन क्या बनेगी, ठीक है, इससे क्या बनेगी,
ठीक है। तो सिचुएशन इस तरीके की बन रही है कि जो भी हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है इसके अंदर, तो कंडक्टर के पास सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया। अब कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 11 पॉजिटिव चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ भी जो सेम नंबर ऑफ चार्ज इस तरफ होगा वही सेम नंबर ऑफ चार्ज इस तरफ भी होगा। तो जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज इस तरफ भी इंड्यूस्ड होगा, और जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज इस तरफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उसके पास चार्ज की कमी है ही नहीं। तो अब क्या होगा, अगर इतने चार्ज से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इतने सिमिलर चार्ज से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। और एक बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है उनकी, अपोजिट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना चार्ज यहाँ था उतने चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, जितना चार्ज यहाँ था उतने चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो अपोजिट डायरेक्शन में बना, टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इसलिए कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इन केस हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए जो इसके अंदर के जो चार्ज था वो सरफेस पर नहीं आ पाया, किसी भी कारणवश वो अपनी सरफेस पर नहीं आ पाया। तो अगर वो अपनी सरफेस पर नहीं आ पाया तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनकी वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। अगर वैल्यू अलग अलग होगी तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो इसके पास कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, चार्ज। और उस वाले चार्ज से क्या बन जाएगा, करंट। क्योंकि ये कंडक्टर है, उसके पास चार्ज रुका हुआ है, और चार्ज रुकते क्या बना देगा अपने आप में, करंट। तो ऐसा ऐसे पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन जनरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए इसका सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर नहीं आ पाया, कुछ इसके अंदर है, तो जो कुछ इसके अंदर होगा वो क्या होगा, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस वहां के मूव कर जाएगा, और जैसे वो मूव करेगा वो क्या बना देगा, इसके अंदर करंट। तो ये था कंडक्टर का बिहेवियर जब वो किस में रखे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंसुलेटर का क्या बिहेवियर होगा जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे। अच्छा, अगर इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस, ना तो उनके अंदर करंट बनेगा ना ही उनके अंदर चार्ज बनेगा, तो ये प्योर इंसुलेटर हो गया। फिर दूसरा केस क्या था कि उनके अंदर करंट तो बनेगा नहीं, लेकिन उनके सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे आ गया, और जितना चार्ज यहाँ है उतना ही यहाँ पे आ गया, तो उसका दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा तो सेम केस कंडक्टर के साथ हो चुका है, तो ऐसा इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो जो भी इसके पास छोटे मोटे, जो भी हल्के से, जो भी टाइट से हल्के से लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, तो वो कहाँ जाएंगे, इस सरफेस पे, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे ये वाले कहाँ जाएंगे, इसकी इस वाली सरफेस पे, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर ई इनसाइड, ठीक है, उसकी वैल्यू जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रहे हैं ये वाले चार्ज, वो कम दे रहे हैं, है ना। अगर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम ही बनेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। या फिर जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कर देगा कम। अगर हम टोटल या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। तो वो क्या हो गया, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब हम जब कभी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या काम करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस्ड। क्या कर देंगे, रिड्यूस। और जैसे वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं तो हम क्या मानते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कम हो चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब हम इसको कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सी एक वो था, एक क्या था, C इक्वल्स टू Q अपॉन ED, है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो हमारा कैपेसिटेंस इस तरीके से बढ़ सकता है। सो डाइलेक्ट्रिक का सबसे पहला रूल अभी तक हमने क्या समझ लिया कि जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो वो पहला काम क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि इस तरीके से वो अपना एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू घट जाएगी और हमारे पास क्या निकलेगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू आउटसाइड वाले से कम होगी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि हमारे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड द डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें अंतर क्या आता है, बेसिकली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और व्हाट आर द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो इतनी बेसिक ज़्यादा हम नहीं बता सकते, बस उनकी डेफिनेशन के हिसाब से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो आप इस वाले एक एटम को देखो या मॉलिक्यूल को देखो, इस वाले एटम में मॉलिक्यूल को देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, ये बहुत सिस्टमेटिक है, ये सिमेट्रिक है और अरेंज्ड है, और ये क्या है, थोड़ा अनसिमेट्रिक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज कहीं एक तरफ है और नेगेटिव चार्ज कहीं एक तरफ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकाली जाए इन सब चीज की तो इस पूरे नेगेटिव की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ निकलेगी, बिल्कुल इसके सेंटर पे, और इसके सेंटर पे क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ निकलेगी एट द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब जब कभी भी हमारे कोई डाइलेक्ट्रिक्स है जिसमें जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज वो एक प्लेस पर ही आ जाए, उनको कोइंसाइड कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्योंकि इनके पास पोलैरिटी नहीं होती तो इसलिए इनके पास डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। कैसे? अब देखिए डाइपोल मोमेंट कब बनता है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हो नेगेटिव चार्ज। और मैं आपसे वाली बात बोल रहा हूँ कि इस पूरे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन द प्लेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नेगेटिव चार्ज की। तो अगर दोनों पॉइंट सेम जगह पर ही है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है सेम पॉइंट पे, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या निकलेगा 0। अगर डिस्टेंस 0 तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0 इनिशियली। अगर उनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो उनका हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0। तो इसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इसकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। अब पोलर क्या होता है, अगर आप इस पूरे नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो तो लगभग कहीं यहाँ निकलेगी, है ना, कहीं इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे पी मान ले लो। और ये पॉजिटिव चार्ज की तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज तो यही होगा। तो इसके बीच में हम ये वाले डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इनका इसका मतलब क्या है कि इनकी बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। और इनका नेट चार्ज तो हमें पता ही होगा, तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं इनका डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। सो जब जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा एटम या फिर मॉलिक्यूल होता है जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, हमेशा कहीं ना कहीं किसी अलग पोजीशन को, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्योंकि इनके पास पोलैरिटी है तो ऑब्वियसली बात है इनके पास क्या होगा अपना खुद का डाइपोल मोमेंट भी होगा। ठीक है। तो उनका कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो यही क्या होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब हमने तो पढ़ लिया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब हम बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो डाइलेक्ट्रिक्स में बार बार इस्तेमाल होंगी। सबसे पहला पोलराइजेशन। तो जब हम किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमने देखा वो दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो नॉन पोलर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर पॉजिटिव चार्ज सेम जगह ही होता है। अगर मैंने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसक जाएगा और जो सारा पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ खिसक जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वो थोड़ा सा एक्सपेंड करने लग जाएगा और जो उसकी स्फेरिकल शेप थी वो स्फेरिकल ना होके थोड़ी ओवल शेप की आ जाएगी। ठीक है ना, इलिप्टिकल शेप की आ जाएगी। तो जब हम कभी भी इस तरीके से हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेता है या अपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर लेता है। पॉजिटिव चार्ज थोड़े इधर खिसक जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़े इधर आ जाएंगे। तो इस वाले पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है ना। द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है। अब जब हम वो स्ट्रेच हो गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो वो क्या हो गया पोलराइजेशन। अब मान लीजिए हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिए जा रहे हैं वो और खिंचा जा रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और दिए जा रहे हैं वो और खिंचा जा रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना कि जब वो क्या हो जाएगा बिल्कुल ही उसके सारा पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, वो बिल्कुल टूट जाएगा। जस्ट बिल्कुल टूटने से पहले जो भी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जस्ट बिल्कुल टूटने से पहले जो भी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि एक डाइलेक्ट्रिक बियर कर सकता है बिना टूटे, है ना, मैक्सिमम, तो उसको हम क्या बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कि इतने वोल्टेज इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे टूट जाएगा। ठीक है ना। तो वो क्या होगी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक कैन बियर बिफोर ब्रेकडाउन इज, ठीक है ना, वो क्या होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको मेजर किस में करा जाता है किलो वोल्ट पर mm। ठीक है ना। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है V/d। V किस में होगी हमारे किलो वोल्ट में और डायमीटर वो डिस्टेंस किस में होगी मिलीमीटर में, तो किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है ना। अब क्या है कि हमारी अच्छा एक नई मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का है वो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, मान लीजिए हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा तो उसे रखने से हमें क्या फायदा हुआ, ये हम किसके थ्रू पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू। जैसे कि मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, एक एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच में, अब मैंने उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अगर उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उससे क्या होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी कि एक पर्टिकुलर जब मैं कोई भी मटेरियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है। कितना घटाता है कितने रेशियो में घटाता है वही क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। एयर में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है टू इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक। तो जब मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर रख दूंगा तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, किसी को ये भी नहीं, शायद मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है वाला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना। पेपर में आपसे कहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है
तो वो तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, और जब आपको ये नहीं पता होगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है तो आप क्या ही निकाल पाओगे। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि के, कैपिटल के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे नोट करते हैं हम, कैपिटल के से। स्मॉल के क्या होता है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁹ और जो हमारे के की वैल्यू है, जो ई आर, ई मतलब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी सेम ही निकलती है। तो एप्सिलॉन आर की एक वैल्यू होती है, क्या होती है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम का मतलब मीडियम में कितनी परमिटिविटी है अपॉन एयर में कितनी परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये गिवन होती है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है। दूसरा, के की वैल्यू क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन, जब हमने वो वाला डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो मीडियम में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी वैल्यू। तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो इस के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी नहीं आएगी, ईयर में तो मैक्सिमम ही होगी ना। और जब हम किसी भी उसमें रखेंगे मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, तो उसकी वैल्यू तो ई की हमेशा ईयर से कम ही आएगी। तो कहने का मतलब के की वैल्यू हमेशा इसलिए 1 से बड़ी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा घटती है। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।